स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना पुरोहित। लास्ट वीडियो में हमने यूजेनिक्स के बारे में देखा था। यूजेनिक्स क्या है? तो वेल बॉर्न या अच्छे जीन से यूजेनिक्स का मतलब होता है। जेनेटिक्स में इसका कहाँ कहाँ रोल है, तो कल हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। नेक्स्ट हम इस वीडियो में देखते हैं। तो सिकल शेप एनीमिया क्या होता है? कई प्रोटीन्स जो होती हैं वो एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी हुई होती हैं। इसलिए एक जीन जो होता है वो किसी भी एंजाइम या प्रोटीन के कंप्लीट मॉलिक्यूल का संश्लेषण ना करके केवल एक पॉलीपेप्टाइड चेन के सिंथेसिस को ही कंट्रोल करता है। और एक नया सिद्धांत वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड थ्योरी दी गई। वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड थ्योरी को नीग्रो स्पीशीज़ के ह्यूमंस में होने वाले सिकल शेप एनीमिया नामक डिजीज़ के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। वीनस ब्लड में आरबीसीज की शेप में परिवर्तन हो जाता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में डेफिशिएंसी के कारण आरबीसीज अपनी नॉर्मल शेप में परिवर्तन करके सिकल शेप हो जाती हैं, जिसके कारण हीमोलाइटिक एनीमिया उत्पन्न हो जाता है। दैट मीन्स आरबीसीज जो होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। इसका मुख्य कारण जो है हीमोग्लोबिन में एमिनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स के ओरिएंटेशन में डिफरेंस कारण होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 64,000 होता है, जिसमें कि लगभग 600 एमिनो एसिड्स होते हैं। ये सभी एमिनो एसिड्स हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स में अरेंज होते हैं। इनमें से 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन्स होती हैं। सिकल शेप हीमोग्लोबिन की चेन में उपस्थित 7th नंबर के पेप्टाइड में वैलिन एमिनो एसिड होता है, जबकि नॉर्मल हीमोग्लोबिन में इसी स्थान पर ग्लूटामिक एसिड होता है। तो सिकल शेप एनीमिया कब होता है? जब हीमोग्लोबिन की चेन के अंदर वैलिन जो होता है, ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो वैलिन के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाता है। एमिनो एसिड के ओरिएंटेशन में डिफरेंस जो है डीएनए मॉलिक्यूल के 6th ट्रिपलेट में बेस पेयर्स के डिफरेंस के द्वारा कंट्रोल होता है। इससे क्लियर है कि जीन जो होते हैं वो प्रोटीन के पूरे मॉलिक्यूल का संश्लेषण ना करके केवल एक पॉलीपेप्टाइड चेन के सिंथेसिस को ही कंट्रोल करते हैं। ये देखो यहाँ पर ये दे रखा है हीमोग्लोबिन ए की बीटा चेन और हीमोग्लोबिन एस, मतलब सिकल शेप एनीमिया वाला उसकी बीटा चेन। तो यहाँ जो 7th नंबर का ग्लूटामिक एसिड है वो वैलिन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, जिसके कारण सिकल शेप एनीमिया डिजीज़ होती है। कई बार एग्जाम में आता है सिकल शेप एनीमिया क्या है, तो जब बीटा चेन जो है उसमें 7th नंबर पर जो ग्लूटामिक एसिड उपस्थित होता है वो वैलिन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, तब सिकल शेप एनीमिया डिजीज़ हो जाती है। सिंड्रोम्स क्या होते हैं? मनुष्य में क्रोमोसोम नंबर में डिफरेंट एबनॉर्मलिटीज़ के कारण जो कैरेक्टर्स के आधार पर डिफरेंट सिंड्रोम्स होते हैं। कौन कौन से हैं? टर्नर्स, क्लाइनफेल्टर्स, डाउन सिंड्रोम। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। टर्नर सिंड्रोम क्या है? इसे क्रोमोसोमल एब्रेशन के अंतर्गत एनिप्लॉइडी के नाम से जाना जाता है। इसमें फीमेल्स में टर्नर के द्वारा खोजा गया था। ये मोनोसोमी से टर्नर्स प्राप्त होते हैं। इसमें क्रोमोसोम्स की कुल संख्या 46 के स्थान पर 45 ही होता है, जिसे हम 2n-1 से भी डिनोट करते हैं। इसमें एक एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो कम होता है। क्रोमोसोमल अरेंजमेंट जो है 22AA + X होता है। फिनोटाइप जो होता है इसमें ये फीमेल के जैसे ही होते हैं, लेकिन इनमें मेंस्ट्रुएशन जो होता है उसका अभाव होता है। गोनेट्स जो होते हैं स्ट्रीक टाइप के होते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स अल्प विकसित होती हैं। कान के कुछ नीचे होता है। छाती अधिक चौड़ी होती है। नॉर्मल या एवरेज से कम इनमें बुद्धि होती है, एक्सेट्रा कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है? इसे क्रोमोसोमल एब्रेशन के अंतर्गत एनिप्लॉइडी माना गया है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है वो भी मोनोसोमी मानी गई है, जो कि मेल से या एक लिंगी एबनॉर्मेलिटी है, जो कि मेल से ये इसको एक लिंगी में ट्राइसोमी है ये, ठीक है, ना कि मोनोसोमी है। यहाँ गलत दे रखा है, जो कि मेल से संबंधित होती है इसे हैरी द्वारा। इसके अंतर्गत मेल्स में कुल 46 के स्थान पर 47 क्रोमोसोम होते हैं। इसे ट्राइसोमी कहा जाता है, XXY कहा जाता है। ये एबनॉर्मल एग नॉन डिसजंक्शन के दौरान बनते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो मेल होते हैं वो स्टेराइल होते हैं। मेल गोनेडल ग्लैंड जो होती है वो लेस डेवलप होती है, टेस्टिस छोटे होते हैं तथा इस पर मेटोजेनेसिस नहीं होता है। कभी कभी एक्स क्रोमोसोम की संख्या टेट्रासोमिक भी हो जाती है, पेंटासोमिक भी हो सकती है। डाउन सिंड्रोम क्या होते हैं? ये ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी होती है। 21 नंबर का क्रोमोसोम जो होता है उसकी इसमें ट्राइसोमी पाई जाती है। अभी तक हमने जो देखे थे टर्नर और क्लाइनफेल्टर, ये थे सेक्स क्रोमोसोम के अंदर, जबकि ये होता है ऑटोसोम्स के अंदर। 46 की जगह इसमें भी 47 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसके अंदर भी क्या होता है टंग जो होती है मोटी, हमेशा खुले रहने वाली, माउथ से निकली हुई रहती है।
एबनॉर्मल हथेली होती है, पैर जो होते हैं थिक होते हैं, ऑब्लिक आइज होती हैं, मेंटल रिटार्डेड होते हैं, इनमें जीवित रहने की संभावना कम होती है। एमनियोसेंटेसिस क्या है, ये भी हम पहले ही देख चुके हैं। इसके अंतर्गत डेवलप हो रहे एम्ब्रियो के एमनियोटिक फ्लूइड से कुछ एक ड्रॉपलेट्स निकाल करके उन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसको नीडल पेनिट्रेशन के द्वारा निकाला जाता है। इस द्रव में एम्ब्रियो की कुछ सेल्स आ जाती हैं जिन्हें कि उपयुक्त मीडियम में कल्चर किया जाता है। यदि सेल्स क्लियर होती हैं तो कल्चर नहीं की जाती हैं, सीधा ही उन्हें देखा जा सकता है। इनके द्वारा एम्ब्रियो की क्रोमोसोमल और बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज़ ज्ञात की जाती हैं। एबनॉर्मल एम्ब्रियो होने की कंडीशन में उस एम्ब्रियो को एबॉर्शन द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। RH ब्लड फैक्टर क्या होता है? मनुष्य में 2 प्रकार के RH ब्लड ग्रुप होते हैं, RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव। RH पॉजिटिव के अंदर RH फैक्टर प्रेजेंट होता है, जबकि नेगेटिव के अंदर RH फैक्टर एब्सेंट होता है। ये RH एंटीजन बनाने वाले जीन R की उपस्थिति के कारण होता है। इसके ऑपोजिट RH एंटीजन लेस का कारण रिसेसिव जीन RR की उपस्थिति होता है। RH नेगेटिव फीमेल जो होती है, जब RH पॉजिटिव मेल से कांटेक्ट करती है तो जो एम्ब्रियो होता है वो कैसा होगा? RH पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि RH पॉजिटिव जो है वो डोमिनेंट होता है। अब इससे क्या होगा? जो एंटीजन होंगे वो फीमेल के ब्लड में चले जाते हैं और वो फीमेल के ब्लड में RH एंटीबॉडीज़ उत्पन्न कर देते हैं। यही फीमेल यदि सेकेंड टाइम में कंसीव करती है तो उसके ब्लड में उपस्थित RH एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो एम्ब्रियो के शरीर में मदर के ब्लड के द्वारा पहुंच जाते हैं, ब्लड कॉर्प सेल्स को एग्लूटिनेट कर देते हैं और मिसकैरेज हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। ABO ब्लड ग्रुप क्या है? 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं, A, B, AB एंड O। इन ब्लड ग्रुप्स का क्लासिफिकेशन जो है एंटीजन A, B, एंटीबॉडी A, एंटीबॉडी की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर होता है। ABO ब्लड ग्रुप की इनहेरिटेंस मल्टीपल एलील्स कॉम्प्लेक्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है। इसका अध्ययन ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के अंतर्गत ब्लड की अत्यधिक कमी होने पर या बाहर से ब्लड देने की जानकारी प्राप्त करने में इम्पॉर्टेंट होता है। ये देखो यहाँ पर ये चार्ट दे रखा है, इसमें क्लियर बताया गया है कौन सा किसको ब्लड ग्रुप दे सकता है। यूनिवर्सल डोनर आप सबको पता है, ब्लड ग्रुप O है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, AB है। ठीक है। पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है? प्रत्येक मनुष्य जाति की एक पेडिग्री होती है जो कि पिछली संततियों से संबंधित होती है। यदि हम पिछली जनरेशन्स के कैरेक्टर्स का अध्ययन करते हैं तो अनेक हमें कंसेप्ट्स की जानकारी मिल जाती है। जेनेटिकल कैरेक्टर्स के बारे में अनेक प्रकार की इंपॉर्टेंट नॉलेज जो होती है वो पेडिग्री एनालिसिस के माध्यम से प्राप्त की जाती है। उसके द्वारा उनका एक फ्यूचर डिनोट किया जाता है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, नॉर्मल फीमेल है, एक डॉट है अंदर, नॉर्मल मेल है। फीमेल यदि कोई डिजीज़ है उसको तो उसको डार्क सर्कल कर देंगे, मेल यदि कोई डिजीज़ है उसको तो उसको और स्क्वायर में हम कर देते हैं, डार्क कर देते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ एक रिसेसिव कैरेक्टर्स दिए गए हैं और कुछ एक डोमिनेंट कैरेक्टर्स दिए गए हैं, ये सब हम पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा ही पता कर सकते हैं। नेगेटिव एंड पॉजिटिव यूजेनिक्स क्या होता है? यूजेनिक्स के अंतर्गत जेनेटिक्स के नियमों के अनुसार ह्यूमन जो स्पीशीज़ है उसमें सुधार किए जाते हैं। इसका मेन एम ही क्या है? फिजिकली दोष रहित स्पीशीज़ को उत्पन्न करना होता है। यूजेनिक्स का आधार यही माना गया है कि मनुष्य भी एक प्राणी है तथा उन्हीं नियमों से नियंत्रित किया जाता है जिससे कि अन्य प्राणी नियंत्रित होते हैं। कुछ एक प्रमुख पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्रियाएँ निम्नानुसार होती हैं। दोषयुक्तों का जैसे नेगेटिव क्रियाएं क्या हैं? जो भी डिजीज्ड हैं उनको हम क्या कर देते हैं? स्टेराइल कर देंगे। जो भी डिजीज्ड पर्सन होंगे उनका हम क्या कर देते हैं? उनका स्टेराइलाइजेशन कर देते हैं। सेकंड, मैरिजेस को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि किसी को डिजीज़ है, मान लो किसी मेल को डिजीज़ है, किसी फीमेल को डिजीज़ है, तो उनको क्या कर देते हैं? मैरिज प्रोसेस से बाहर निकाल दिया जाता है। उनकी हम मैरिज नहीं करवाते हैं, जिससे कि नेक्स्ट जनरेशन में उन डिजीज़ के ट्रांसफ़र होने की संभावनाएं जो होती है वो कम हो जाती हैं। जो भी डिजीज्ड पर्सन हैं उनका सेपरेशन कर दिया जाता है। स्ववंश विवाहों पर रोक। कई बार कोई डिजीज़ जो होती है वो एक फैमिली में चलती रहती है तो कंप्लीटली ऐसा माना जाता है कि एक ही वंश के अंदर जीन्स जो होते हैं, जो हम कई बार ऐसा होता है कि वो रिसेसिव जीन्स होते हैं, लेकिन जब उन दोनों की मैरिज हो जाती है तो वो क्या होता है? अपना इफेक्ट शो कर देता है। तो रिसेसिव इसीलिए माना जाता है कि इंटर रिलीजन इंटरकास्ट मैरिजेस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। एक ही वंश में शादी जो होती है उसको रोका जाता है। कंट्रोल ऑन माइग्रेन्स पर रोक लगाई जाती है जिससे कि कोई डिजीज़ जो है वो बाहर से हमारे यहाँ एंटर नहीं कर पाए। पॉजिटिव रिएक्शंस क्या हैं?
सेलेक्टिव गैमीट से फर्टिलाइजेशन, जो अच्छे टाइप के गैमीट्स होते हैं, जिनके जीन्स जो होते हैं वो बेटर क्वालिटी के होते हैं, उनको लेकर के फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। सामाजिक बंधनों से मुक्ति, जिसमें कि इंटरकास्ट मैरिजेस को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। पर्टिकुलर एक एज में मैरिज की जाती है। यदि लेट एज में मैरिज होती है तो डाउन सिंड्रोम के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए एक पर्टिकुलर एज में मैरिज की जाती है। सेलेक्टिव इंडक्शन, इसमें मेल फीमेल के द्वारा संतान उत्पन्न करने की क्रिया को प्रेरित किया जाता है। जेनेटिकल काउंसलिंग की जाती है, उन्हें अच्छे से बताया जाता है यूजेनिक्स में कि किस तरह से नेक्स्ट जनरेशन को हम सुधार सकते हैं। यूथेनिक्स क्या है? जीवन सुधार का अध्ययन जो है जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे यूथेनिक्स कहते हैं। एनवायरमेंटल कंडीशंस में सुधार करके, जैसे उनको अच्छा भोजन दिया जाता है, पोल्यूशन लेस एनवायरमेंटल कंडीशंस, अच्छी शिक्षा दी जाती है और आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके उनका स्थिति में सुधार किया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड यूथेनिक्स। तो ये है यूजेनिक्स एंड यूथेनिक्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।